नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़े कुछ ऐसे विषय आपके समक्ष लेकर आते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकें, आपकी खेती किसानी को और भी ज्यादा किफायती बना सकें, आसान बना सकें और कुछ ऐसे सुझाव आप तक पहुंचा सकें जिससे कि आपको खेती किसानी में और भी ज्यादा मदद मिले, जिससे आपको आर्थिक मुनाफा भी हो। तो आइए आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फार्मिंग बिल एक्ट 2020 के बारे में और बात होगी महिला किसान दिवस की। तो अगर फार्मिंग एक्ट बिल के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं या किस तरह से महिलाएं कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, इसके संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिएगा जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछें। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, ये जो फार्मिंग एक्ट बिल है इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे डॉक्टर एस.के. सिंह जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही महिला किसान दिवस अवसर पर हमारे साथ जो है वो ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरती भाटिया जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता तिवारी जी। डॉक्टर ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत जो है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है किसी भी विषय को लेकर, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप महिला किसान बनना चाहती हैं और आप कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आप हमें फोन कर सकती हैं। लेकिन कार्यक्रम में जो है वो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फार्मिंग एक्ट बिल के साथ। तो रुक करते हैं डॉक्टर एस.के. सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए किस तरह से किफायती है, कैसे लाभकारी है? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो विपणन व्यवस्था है, वो संगठित विपणन व्यवस्था है, वो मंडियों के माध्यम से हुआ करती थी। और विपणन होने के लिए, उसका खरीद फरोख्त होने के लिए किसान को साथ साथ खरीदार को मंडी में ही आना पड़ता था। भले ही रास्ते में अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, कोई धान मिल है, कोई दाल मिल है, तो किसान वहाँ उपज नहीं बेच सकता था, उसको भी मंडी में आना होता था। साथ ही साथ जो उसका प्रोसेसर होता था उसको भी आना होता था। मतलब अनावश्यक रूप से मंडी में आते थे। और एक आवश्यक बात ये भी है कि जो प्रोसेसर्स होते थे, अगर वो लाइसेंसी नहीं है, उनको लाइसेंस मंडी का नहीं है, तो वो खरीद भी नहीं सकते थे। उस केस में उनको बिचौलियों के माध्यम से जाना होता था। अब जानने की चीज़ ये है कि किसान को फायदा कैसे होगा, क्या होगा। किसान अपनी उपज को अब अपने घर से गोदाम में रखा है सुरक्षित, वहाँ पर वो ऋण लेकर के अपना काम चला सकता है। जैसे देखे कि प्राइस जा रही उसको वहीं से बेच सकता है। उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है मंडी में। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थे वो घट गए। उसमें लोडिंग करता था, अनलोडिंग करता था, फिर जा कर के वहाँ स्टिचिंग कराता था, बहुत सारे क्रियाकलाप करने होते थे। उसके लिए उसको पेमेंट करना होता था, वो भी उसको नहीं करना पड़ेगा, वो भी पैसा उसके पॉकेट में जाएगा। इस तरीके से किसान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है और वो अपनी आमदनी इस तरीके से इन बिलों के माध्यम से बढ़ा सकता है। बिल्कुल, और इस विषय पर हम जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर सिंह, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि और किसान सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसान और कृषि के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इसी क्रम में किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा
इसमें न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी होगी, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्य व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने व बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास तो होगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं डॉक्टर ममता का। डॉक्टर ममता, क्योंकि आज महिला किसान दिवस है और इस शुभ अवसर पर आज हम इस विषय के ऊपर जो है वो आपसे ज्यादा बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा सा समझना चाहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जो हमारी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे लाइव फोन कार्यक्रम को, आप ये बताना चाहें कि महिला किसान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को और विशेषकर ग्रामीण बहनों को आज के दिन बधाई देना चाहूंगी, ग्रामीण महिला दिवस की जी। और बहुत ही नेक दिन मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जब हम इस तरह के दिन मनाएंगे तभी हम महिला सशक्तिकरण की सार्थकता समझ पाएंगे और तभी हमको ये समझ में आएगा कि ये दिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो दो मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा हमारी महिलाएं सशक्त हो सकती हैं और हमारे इस दिन को सार्थक बना सकती हैं। तो एक तो बौद्धिक रूप से और दूसरा सामाजिक रूप से और दूसरा आर्थिक रूप से। जब महिलाएं सशक्त होंगी तब महिला सशक्तिकरण सही दिशा में हमारे देश में हो पाएगा। और जब हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें हम अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसमें हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, हमको रूल्स रेगुलेशंस, हमारी ड्यूटीज मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी महिला अधिकार हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और जब हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आर्थिक सशक्तिकरण दो तरीके से हो सकता है। या तो हम पढ़ लिख कर नौकरी करके अपना आय बढ़ाएं, और यदि इसकी संभावना नहीं बन पाई या बचपन में जैसे हमारी ग्रामीण बहनें किसी कारण से नहीं पढ़ पाई तो वो स्वरोजगार अपना सकती हैं जी। और स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर हो सकती है। तो दो तरीके हैं जिनसे महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है और इस आज के दिन को सार्थक बनाने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर ममता, आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर आरती भी क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि हम उनसे भी इस विषय पर बात करें। आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगी महिला किसान दिवस के इस शुभ अवसर पर? आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारी महिला किसान बहनें हैं उनके लिए? देखिए, महिला हमारी किसान जो हैं वो कृषि क्षेत्र में लगभग 80% तक उनका योगदान है। जो महिलाएं हैं 40% तक जो कृषि श्रमिक हैं वो हमारी महिलाएं ही हैं, और जो 40 से 45% तक जो हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाएं हैं, जो कि स्वरोजगार महिलाएं हैं, वो हमारी कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो लगभग 80% तक महिलाएं जो हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% से 85% तक महिलाएं जो हैं वो कृषि से जुड़ी हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं तो उनको जो पदवी मिलनी चाहिए, उनको जो
स्टेटस मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमें ये महिला किसान दिवस मनाना पड़ रहा है, ताकि कि हमारी महिलाओं को हम सशक्तिकरण दे सकें, उनको उस पेडेस्टल पे, उस पदवी पे पहुंचा सकें जहाँ की हम सब कहें हाँ जी हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों से कोई कम नहीं है। महिला किसान को सशक्तिकरण करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम ये महिला किसान दिवस या सप्ताह मना रहे हैं। बिल्कुल, तो आइए इस पर चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे और जानेंगे किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है और कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो महिलाएं, कृषि के कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़ सकती हैं, इन पर जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और कृषि में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में कामकाजी महिलाओं की कुल आबादी का 65% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा है। 11 करोड़ 87 लाख किसानों की कुल आबादी में से 30.3% महिला किसान है। 11 करोड़ 43 लाख खेतीहर मजदूरों में से करीब 42.6% महिलाएं हैं। महिलाएं और ज्यादा सशक्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला किया था। ये फैसला कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका रेखांकित करने के लिए लिया गया था। कृषि क्षेत्र की रीढ़ महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिससे महिलाएं खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित हो। केंद्र सरकार ने पिछले 6 सालों में महिला विकास के लिए काफी कुछ किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी महिलाओं को वरीयता दी गई है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता कार्यक्रम बनाए गए। ग्रामीण और गरीब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने मई 2016 को यूपी के बलिया से ये योजना शुरू की थी। अब तक बड़ी संख्या में गृहिणियों को इस योजना से फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि ईंधन का खर्चा भी कम हुआ है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आज बता दें कि आज हम अपने इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में खास तौर से बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट बिल 2020 के बारे में और साथ ही क्योंकि आज महिला किसान दिवस है तो इस शुभ अवसर पर भी हम बातचीत कर रहे हैं किस तरह से महिलाएं जो है वो सशक्त हो सकती हैं, खासकर हमारी जो किसान महिला बहनें हैं वो कैसे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, क्या उनका योगदान है, ये तमाम बातें हम यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800-111360 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बस आप अपनी टीवी की आवाज को अगर बंद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों तक साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। आइए रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से ये जो बिल है ये कैसे फायदेमंद है किसानों के लिए, अगर हम बात करें कि किस तरह से परिवहन में भी पैसा हमारा जो किसान है वो बचा सकते हैं, साथ ही टैक्सेस में पैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे अपनी
लागत को कम कर सकता है, जिसे हम विपणन की लागत कहते हैं, उसको कर सकता है कम। अब क्या होता था कि यहाँ पर सामान्यतः 10 से 15 किलोमीटर, कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो 20-20 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है। तो वो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ 86% से अधिक किसान छोटे मझोले हैं, उनके पास इतनी उपज नहीं होती है कि पूरा ट्रैक्टर, ट्रॉली, लॉरी लेकर के जा सकें। तो जब वो ले जाते हैं तो उनको ले जाने में, परिवहन में इतना व्यय हो जाता है कि कभी कभी तो लगता है कि वहाँ ना ले जाएं, घर पर ही इसको बेच दें। तो अब ये उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ वो घर रख सकते हैं, अपनी उपज को बगल के गोदाम में रख सकते हैं, या अगर बगल में कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो वहाँ से भी इसको बेच सकते हैं। तो उनके परिवहन लागत में इस तरीके से भारी कमी आने वाली है। दूसरी बात है कि देश में 0.5 से लेकर 3% तक विपणन शुल्क लगता है, जिसे मंडी फीस कहा करते हैं। ये निर्भर करता है कौन सी उपज है और कौन सा प्रदेश है। और इसके साथ ही 5.5% से लेकर के 8% तक कमीशन चार्जेस लेता है, जो कि कमीशन एजेंट लोग इसको अपनी पॉकेट में रखते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा सेवाएं दे करके। बेशक इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसको मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि ज़्यादातर राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार ये खरीदारों यानी बायर से ही वसूला जाता है। लेकिन होता क्या है कि किसान को पूर्ण जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने के कारण इस प्रकार के जो फीस या कमीशन चार्ज लेते हैं वो कहीं किसानों से ही ले लिए जाते हैं, जिससे अगर इस सिस्टम को आया तो मैं समझता हूं कि 15 से 20% इनकम जो है किसानों को तो ऐसे ही बच जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक जो है वो पवन जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल जानते हैं क्या है। हेलो हेलो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए सर, क्या जानना चाहेंगे आप? धन्यवाद मैडम। मुझे सिंह साहब से पूछना था जी, प्याज के वेयर हाउस के बारे में वो थोड़ी कुछ जानकारी दें कि कितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं और सरकार की तरफ से वेयर हाउस बनाने के लिए कुछ मदद मिलती है क्या? आपने प्याज के बात बताया, तो प्याज का वेयर हाउस इन वेयर हाउसों से अलग होता है, जो सामान्यतः धान, गेहूं, तिलहन, दलहन वगैरह के लिए रखते हैं, और इसमें सब्सिडी उपलब्ध है। एक हमारी स्वयं की योजना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सब स्कीम है, उसमें भी 25% सामान्य वर्ग का है, और अगर अनुसूचित जात, जनजात या दूसरे कहीं पहाड़ी क्षेत्रों का है तो उसको 1/3 33.33% कैपिटल कास्ट का है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की एक और योजना है, उसे हम MIDH कहते हैं, और इसके लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार के जो हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विभाग है उनसे संपर्क करेंगे तो वहाँ पर भी ओनियन के स्टोरेज के लिए विभिन्न साइज के, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपका उत्पादन है, उस साइज को आपको स्वयं निर्धारित करना है और उस प्रकार के वहाँ इसका बना सकते हैं, और इसको बनाने से आप अपनी उपज को रख करके जब जरूरत हो तो बेच सकते हैं। बिल्कुल। और कार्यक्रम में चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट बिल 2020 के बारे में। और आज महिला किसान दिवस भी है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर भी आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो सकती हैं कृषि के क्षेत्र में। और आइए इस संबंध में ज्यादा बातचीत करने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर ममता का, जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। डॉक्टर ममता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो महिला किसान बहनें हैं उनका स्तर कैसा है कृषि के क्षेत्र में, क्या स्टेटस है उनका, क्या जानकारी देंगे आप? जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि कृषि का लगभग 3/4 कार्य जो है वो महिलाएं करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बेटर नहीं है। और जितनी भी योजनाएं हैं वो अगर महिलाओं से संबंधित बनेंगी, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, तो बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं के हित में कई योजनाएं चलाएं। और बहुत सी योजनाएं चली भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना थी, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चले। फिर द्वात्रा एक स्कीम थी, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम भी चले। इसके अलावा ट्राइसम एक स्कीम रही जिसमें ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें यूथ को ट्रेनिंग दी जाती थी और महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जाता था। इसके बाद एक योजना जिसमें SGSY करके थी, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। और इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक रहता था, और जिसमें महिलाओं को ट्रेंड भी किया जाता था। तो ये सब कार्यक्रम इसीलिए चलाए जा रहे थे क्योंकि, और चलाए जा रहे हैं, मैं कहूंगी कि अभी भी बहुत सी नई नई योजनाएं आ रही हैं और कंटिन्यूड है, और नित नई योजनाओं से हम लोग भी इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर ग्रामीण बहनों को इसके बारे में बताते हैं ताकि उनका विकास हो सके। अभी आज के परिदृश्य में हम ये कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार की जरूरत है, और खासतौर से ग्रामीण बहनों को अभी हमको सशक्त करने की जरूरत है। और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और FPO के माध्यम से, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है, उसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को ट्रेंड भी किया जाए, और महिलाएं ट्रेनिंग के बाद जब निपुण हो जाएं, जब उनमें कुशलता आ जाए और वो कोई उत्पाद बनाने लगे, तो उसको भी मार्केट में किस तरह उतारा जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि महिलाओं के विकास में सार्थक सिद्ध भी होंगे, और इनके माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाओं का विकास हो रहा है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं निपुण हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेशक जैसा आपने प्रश्न किया था कि आज स्थिति बहनों की थोड़ी सी सोचनीय है, किंतु जो भी प्रोग्राम और जो भी योजनाएं चल रही हैं, और जब ग्रामीण बहनें उन सब योजनाओं का लाभ उठाएंगी, तो निस्संदेह हमारी महिलाएं बहुत ही निपुण हो जाएंगी और स्वावलंबी हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा सभी चीजों को फेस करने। बिल्कुल डॉक्टर आरती, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो हमारी महिला किसान बहनें हैं उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो कृषि के क्षेत्र में, या फिर अगर हम कहें पशुपालन का क्षेत्र है, कई तरह के उत्पाद जो है वो घर में ही हमारी महिला किसान बहनें बनाती हैं, जिनका प्रसंस्करण भी किया जाता है। कैसे प्रोत्साहित करें कि वो कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा आगे बढ़े और भी ज्यादा नाम कमाएं? देखिए, इसके लिए हमारी किसान महिलाओं को हमें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कई ऐसे परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको, वाटिका करके एक परियोजना है जिसमें कि आपके गांव के निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में उनको इसके लिए अनुदान दिया जा रहा है कि वो महिलाओं को प्रशिक्षण दें जो उनका लोकल उत्पाद है, उस उत्पाद का किस तरह से ये कमर्शलाइजेशन जो करना है, व्यवसायीकरण करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वो मतलब लोकल, जो प्रधानमंत्री जी का एक वो है कि लोकल फॉर वोकल, तो जो लोकल आपका उत्पाद है उसको किस तरह से इतना बढ़िया बनाना है ताकि कि आप उसका फायदा उठा सकें। देखिए, अगर जैसे आपने सरसों पैदा की, तो सरसों को अगर जाके आप ऐसे ही बेच देंगे तो उसमें आपको उतना
फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक अपना सेल्फ जो स्वयं वाला ग्रुप बनाएंगे, स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, तो कुछ महिलाएं मिलके प्रशिक्षण लेंगी, तो उस प्रशिक्षण के तहत उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से सरसों से वो तेल भी निकाल सकते हैं, फिर उसको मार्केट कर सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं और खुद उसको बेच सकते हैं, और उससे उनको जितना फायदा होगा, मतलब उनकी आमदनी में कई गुना फायदा होगा। तो इस तरह की जो आईसीआर जो है उसकी ये जो स्कीम्स हैं, एक और स्कीम है नारी करके। इसमें भी क्या है कि आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा, और मतलब आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र पे आप जाके ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। और एक और स्कीम है जो कि इसको बोलते हैं क्षमता। तो देखिए हमारे देश में 125 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ट्राइबल क्षेत्र हैं, जहाँ पे कि जो मतलब उनको माना गया है कि वो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं। तो वहाँ ट्राइबल एरियाज में अपनी उनकी जो ITKs होते हैं, इंडिजिनस नॉलेज बोलते हैं, उनकी बहुत सारी इस तरह की होती है गतिविधियां जिनसे कि बहुत फायदा हो सकता है। तो उन लोगों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उन ट्राइबल्स की क्षमता बढ़ाने के लिए, उन महिलाओं को जो इस ट्राइबल एरिया में रहती हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो हमारी जो अभी सरकार है उनकी बहुत सारी, देखिए आप जानते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, तो इसके तहत आप लोगों को देखिए स्कीम तो बहुत सारी हैं, लेकिन महिला किसानों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। उनको जाकर अपने मतलब खुद मिलकर एक गुट बनाकर अपने मतलब ट्रेनिंग लेनी है, और ये जरूर करना है कि जो उनकी स्पेशली लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ स्कीम होने से कोई फायदा नहीं है, अगर इसके बारे में अगर महिलाएं खुद नहीं सोचेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, और साथ साथ में जो उनके घर के पुरुष हैं उनको भी महिलाओं को साथ देना है। देखिए अगर महिलाओं को मतलब आप चाहते हैं कि आपका घर बिल्कुल अच्छा, मतलब आपका परिवार बहुत अच्छे से चल सके, तो महिलाओं को अच्छी जिंदगी देना बहुत जरूरी है। तो इस महिला किसान दिवस पर मैं जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि महिलाओं को जो सम्मान देने की जरूरत है वो जरूर दें। वो आपको पता है जो बिजाई है, बिजाई, कटाई, बुआई, निराई, रुपाई, सारे जिन कार्यक्रमों में जितना श्रम जाता है वो सारे श्रम वाले कार्य महिलाएं बड़ी सहजता से करती हैं। तो इन कार्य करने के बाद जो देखिए जो मंडी में बेचना है या कुछ करना है वो सारे कार्य पुरुष करते हैं, जहाँ पे फाइनेंसेस डील करने हैं, इकोनॉमिक्स आती है, वो सब पुरुष करते हैं। महिलाओं के हाथ में कोई डिसीजन वाला काम नहीं होता, सिर्फ मेहनत का काम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे महिला किसान दिवस पे हमारी महिलाओं को सशक्त करें, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स भी जो है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सिंह मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आज महिला किसान दिवस है और हम महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं, तो एक और इस तरह के कानून जो है वो बनाए गए हैं जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी खेती किसानी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ऐसा ही एक कानून ये भी है कि मंडियों के बाहर जाकर भी जो हमारे किसान भाई हैं वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, कहीं दिल दिमाग में ये शंकाएं भी हैं कि मंडियां क्या इससे बंद हो जाएंगी या जो बड़ी मछलियां हैं उनका वर्चस्व हो जाएगा। आपने जब प्रश्न शुरू किया तो मैं सोचा कहीं और दिशा में जाएंगे, लेकिन मैं देखिए महिला किसान बहनों और जो हमारे पुरुष किसान भाई हैं उनको तो साथ साथ ही चलना है, तो उनको साथ ही हम लेकर चलते हैं। हम बिल्कुल साथ ही लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसलिए अति महत्वपूर्ण एक चीज और मैं जोड़ता हुआ आगे चलूंगा। आज महिला किसान दिवस है जी, सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। सभी जानते हैं कि अब किसान केवल उत्पादक नहीं रहना है, अब किसान को एक उद्यमी भी बनना है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि निर्णय लेने की ताकत और विशेष करके वित्तीय मामलों में होना ही चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा काफ़ी कुछ बातों के बाद कि भारत सरकार एक ऐसी FPO की जो कृषक उत्पादक संगठन की योजना अभी लाई है, इसी साल लाई है, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं की समूह देश में बने हुए हैं। अगर वो सक्षम है, उनको लगता है सक्षम है, जुड़ सकते हैं, तो इसमें जो बहुत बड़ी बात है कि उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी रुचि है तो हमने इस योजना में खुद ही एक
क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक हम प्राइवेट संस्था को ला रहे हैं जो कि उनको जोड़ेगी और उनको जितनी हैंड होल्डिंग, जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी, जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, फ्री ऑफ कास्ट उनको कंपनी के रूप में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर कराना होगा। और कौन सा बिजनेस करना है वो बिजनेस मॉडल भी वही उनको बना देंगे कि आप चटनी अचार से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप प्रोसेसिंग का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप एक्सपोर्ट साइड में जाना चाहते हैं। छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस योजना का लाभ लेने की ज़रूरत है। इसमें मैडम 18 लाख रुपए पर एफपीओ को सरकार फ्री में दे रही है कि आप ऑफिस खोल लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन के चार्जेस फ्री में यहाँ से कराइए और जितने भी खर्चे उनके आते हैं ऑलमोस्ट सारी खर्चे केंद्र सरकार इस योजना के तहत, केंद्रीय योजना है, इसके तहत बियर कर रही है। सेकंड प्रश्न पे हम उत्तर करते हैं। शायद आप क्या प्रश्न था? मंडियों के संबंध में मेरा ये प्रश्न था आपसे, लेकिन डॉक्टर सिंह यहाँ पर मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद हम मंडियों के संबंध में भी डॉक्टर सिंह से जरूर बातचीत करेंगे और पूरे जानने समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारे किसान हैं उनकी शंकाओं को भी दूर करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि अधिनियम 2020 के बारे में। और चूंकि आज महिला किसान दिवस है तो इस संबंध में भी हम कुछ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी महिला किसान बहनें हैं उन्हें सशक्त किया जाए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो बातचीत थी वो करनी थी डॉक्टर एस.के. सिंह जी से, तो आइए उन्हीं का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा आपसे सवाल ये था कि अब जो हमारे किसान हैं उनको ये कह दिया गया है, उनके पास ये छूट है कि वे मंडियों के बाहर जाकर भी अपना व्यापार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये भी शंका है कि क्या इससे मंडियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी? आपका प्रश्न बहुत ही सही है, सही इस मायने में भी है कि यह एक भ्रम के रूप में पूरे देश में प्रसारित भी किया जा रहा है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो कानून लाया गया है यह एक अतिरिक्त विपणन
चैनल देने के लिए है, एक अतिरिक्त विपणन का स्थान देने के लिए है, ताकि किसान अपनी उपज को बेच सके। मंडियां जैसे काम कर रही थी वैसे ही करती रहेंगी। अपनी मंडी प्रांगण में कृषि उपज का वैसे ही विपणन होगा, जबकि निश्चित तौर पर बाहर एक और उनके चैनल जब आएगा तो उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं उनमें दक्षता बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, और अच्छे तरीके से मंडियां संचालित होंगी भविष्य में। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही होने वाला है। मंडियां बिल्कुल चलती रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों के पास ये एक तरीके से जो है वो दो विकल्प हैं, चाहे तो वे मंडियों में अपने फसलों की बिकवाली करें, और चाहे मंडियों के बाहर अगर उन्हें अच्छा मूल्य उनका मिल रहा है तो वहां पर भी जहां उनको अच्छा पैसा मिले वहां वो अपना बेचें। बिल्कुल। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर ममता का। डॉक्टर ममता, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि पशुपालन के क्षेत्र में जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो काफी आगे हैं। ज्यादातर जो पशुपालन है वो हमारी महिला किसान बहनें ही देखती हैं। तो इस क्षेत्र में अगर कोई बढ़ना चाहता है आगे, जिस तरह से हम आज के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में आने के लिए, तो अगर हम अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करें पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो वे उसमें क्या क्या कर सकती हैं? पशुपालन के क्षेत्र में जैसे डेयरी तो स्थापित कर ही सकती हैं, इसके साथ साथ वो मुर्गी पालन भी कर सकती हैं, बकरी पालन भी कर सकती हैं, और इसके साथ साथ पिगरीज भी कर सकती हैं, और मत्स्य पालन भी कर सकती हैं। वो भी पशुपालन में हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से जैसे बकरी पालन और मुर्गी पालन ये सब इसी के अंतर्गत आता है, और इसके लिए भी सरकार की तमाम योजनाएं चालू रहती हैं, और उन योजनाओं में सब्सिडी के माध्यम से भी उनको कई बार बकरियों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई बार उनको मुर्गियों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तो वो अपने घर पे ही इस व्यवसाय को कर सकती हैं और अंडे बेचकर और किसी भी तरह अपना आय उपार्जन कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी उनके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां पर जो इकाइयां लगी हुई होती हैं, लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्र में ये योजना है कि बकरी पालन इकाई, मुर्गी पालन इकाई, बतख पालन इकाई, जहां जिस तरह की सुविधा है, रिसोर्सेज हैं, वो लोग वहां पर अपनी यूनिट स्थापित कर रहे हैं। तो ग्रामीण बहनों को चाहिए कि उन केंद्रों पर जाएं, उन यूनिट्स को देखें, वहां टेक्नोलॉजी को समझें, और जैसे ही वो निपुण हो, जैसे ही उनको टेक्नोलॉजी समझ में आए, तो सरकार की सब्सिडी का भी फायदा उठाएं और अपने घर में भी इन चीजों के माध्यम से आय उपार्जन करें। और जहां तक डेयरी की हम लोग बात करते हैं, तो डेयरी से रिलेटेड वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा सकती हैं, क्योंकि गाय के गोबर से ही यूनिट लगा सकती हैं। इसके अलावा वो गोबर गैस प्लांट लगा सकती हैं अपने आसपास के, अपने घर में और अपने आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई भी कर सकती हैं, और घर का चूल्हा जला सकती हैं, बिजली सप्लाई कर सकती हैं, तो गोबर गैस प्लांट भी लगा सकती हैं। तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि खेती और पशुपालन और इन सब चीजों के माध्यम से महिलाएं बहुत ही सक्षम हो सकती हैं, बहुत निपुण हो सकती हैं, और बहुत सारी आय उपार्जन भी कर सकती हैं। और मैं यहाँ पर बहनों को कहना चाहूंगी कि जो भी कुछ करना चाहे समूह में करें, क्योंकि यदि वो स्वयं सहायता समूह बनाती है और समूह के माध्यम से काम करती है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको बहुत आसानी से मिल जाता है। सूक्ष्म ऋण योजना है समूहों के लिए, उसका लाभ उनको मिल जाएगा। और समूह का एक फायदा ये भी होता है कि उनके अंदर विश्वसनीयता आती है, उनमें स्वतंत्रता आती है काम करने की, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है आपस में, आत्मविश्वास आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके अंदर आ सकती है। इसलिए उनको जो भी कार्य करें समूह बनाकर करें, तो उनको ज्यादा लाभ। बिल्कुल डॉक्टर आरती, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी, किस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं जो हमारी महिलाएं हैं? आप इसके अलग कुछ और जानकारी देना चाहेंगी? नहीं, जैसे ममता जी ने बताया कि स्वयं सहायता ग्रुप जो बनाकर महिलाएं अगर काम करेंगी, तो उनको अपने कार्य के लिए जो ऋण है उसको वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऋण उनको अपना कार्य शुरू करने के लिए, उद्यमी बनने के लिए एक ऋण की पहले आवश्यकता होगी। तो जो महिला किसान अगर अकेले में करेगी तो उनको इतना थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन ये जो स्वयं सहायता ग्रुप है,
तो इसके तहत उनको ऋण मिलने में भी आसानी रहेगी। और भारत सरकार की जो इतनी योजनाएं हैं, ये पशुपालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित, कृषि के अन्य जो ग्रामीण कल्याण योजनाएं हैं, उसमें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहेंगे तो उसके तहत 30% तक तो ये मतलब सरकार का है कि वो सारे के सारे महिलाओं को ही इनका लाभ मिले। सरकार चाहती है कि महिला सशक्तिकरण हो, तो इसके लिए कोई भी स्कीम, हर स्कीम में 30% तक महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ही इसका लाभ मिले, इसके लिए सरकार का मतलब अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कोई भी कार्य है, जैसे पशुपालन की आपने बात की, बाकी जैसे जो आपके कृषि के अन्य क्षेत्रों में, तो जब भी महिलाएं काम करती हैं तो महिलाओं का श्रम देखिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे अगर धान की ही देखें, हम धान की जब रुपाई करते हैं तो पूरा झुक के, पीठ के बल करके, अच्छा जैसे मक्के का दाना निकाल रहे हैं, तो इस तरह के कार्य के जो इतने श्रम वाले कार्य हैं, इन सब के लिए छोटे छोटे यंत्र हैं। तो महिलाओं को अगर आप सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे जो यंत्र हैं ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पे भी ये यंत्र उपलब्ध हैं। जैसे कि आपको आलू को की रुपाई करनी है, आपको जो उसको आलू की फसल को जो उसको काटना है, जो आपका मूंगफली है उसका छिलके निकालना है, तो ये सब चीज़ों में बहुत श्रम जाता है, बहुत मेहनत जाती है, और महिला किसान ही इससे जुड़े रहते हैं। तो उनके श्रम को मतलब उनके लिए थोड़ा सुखदायी हो, थोड़ा तो श्रम को कम करने के लिए, उनकी ड्रजरी को कम करने के लिए ये इम्प्लीमेंट्स हैं, ये साधन हैं, ये छोटे छोटे यंत्र हैं जो कि बड़ी आसानी से जब महिलाएं इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर जब ये रहेगा तो उनके शरीर में अच्छी शक्ति रहेगी, तो वो अन्य कार्यक्रमों में जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो पशुओं के संबंध में भी जैसे पशुपालन है, तो जैसे जो खाद है, तो खाद बनाने में जो पशुओं का जो मल रहेगा उसको खाद में व्यवसाय करने के लिए अनेक टीके हैं जो कि मतलब आपको मिल सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी खाद बन सकती है। और आजकल जैसे कि अभी बता रहे थे हमारे उसमें कि हमें पराली को जैसे नहीं जलाना है, तो हमारी महिलाएं जो हैं वो इसमें बड़ा योगदान दे सकती हैं कि ये जो हमारी पराली है इसकी खाद में इसको तब्दील करके, और जो साथ में जो पशुओं का जो गोबर है वो मिला के बड़ी अच्छी खाद तैयार हो सकती है। तो इस तरह से मतलब काफ़ी महिलाओं का योगदान हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो एमएसपी है और सरकारी खरीद को लेकर भी कई तरह की शंकाएं हमारे किसानों के अंदर जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, इन शंकाओं को किस तरह से आप दूर करेंगे? मेरी समझ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर इसका घोषणा करी कि एमएसपी जो सरकारी खरीद होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वो जारी थी, है और जारी रहेगी। हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय भी, हम भी उस समय पार्लियामेंट में थे, उस समय पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में स्पष्ट कहा कि इस बिल का एमएसपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एमएसपी यथावत जारी रहेगी। किसानों को कहीं भी भ्रम नहीं पालना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए कि एमएसपी पर किसी प्रकार का प्रभाव होने जा रहा है, ये यथावत जारी रहेगी। डॉक्टर ममता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारी ये जो महिला किसान बहनें हैं ये घरों में कई तरह के जो है वो काम करती हैं, जैसे कि अचार बनाना, मुरब्बे बनाना और वगैरह वगैरह। जो हमारे दूध से बने जो उत्पाद हैं, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, दही है, इस तरह के काम भी जो है वो करती हैं। लेकिन उनको बढ़ावा आगे किस तरह से मिले, किस तरह से वो मार्केट में अपनी पहचान बना सकें, अपने उत्पादों की पहचान बना सकें बाजार के अंदर, इसके लिए क्या कोई आप उन्हें उपाय बताना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जब महिलाएं निपुण हो रही हैं, जब ये सब चीजें बनाना सीख रही हैं, जब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम उनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कुशलता ला रहे हैं, तब बहुत जरूरी है कि जो भी कुछ उनका उत्पाद बने तो किस तरह मार्केट में जाए। तो इसके लिए जब ट्रेनिंग दी जाती है तब ये कोशिश की जाती है कि वो गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दें। शुद्धता और गुणवत्ता दो बहुत जरूरी चीजें हैं।
इसके अलावा जो भी मार्केटिंग के लिए लेबलिंग, पैकेजिंग और उनकी जो लेबल है उसके ऊपर उनको किस तरह से लिखना है कि क्या इसके अंदर विशेषता है जो औरों से अलग है, ये सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं, उनको सिखाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिलाओं को ये सब सिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो एक आत्मनिर्भर भारत जो अभियान इस वक्त चला हुआ है और जिसके अंदर लोकल फॉर वोकल पे विशेष तौर से ध्यान देना है, तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आपस में एक दूसरे के उत्पाद की पब्लिसिटी करें और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या खादी भंडार हैं, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बहनों के, हमारे युवाओं के जो भी उत्पाद हैं उनको वो वहां पर रखें और उसकी पब्लिसिटी करें। इसके साथ साथ उनको लीफलेट, पैम्फलेट भी तैयार करने होते हैं जो कि उनके उत्पाद की विशेषता को बताएं। तो जो मैं मुख्य बात यहाँ की बहनों को कहना चाहूंगी कि गुणवत्ता पे ध्यान देना है, शुद्धता पे ध्यान देना है बहनों, और हमको चाहे कम सामान बनाना है, चाहे कम हमको अपनी आय हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपनी पहचान बनानी है, अपने उत्पाद की पहचान बनानी है। भारत सरकार का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, बहुत जल्दी बहनों तक एक योजना पहुंचने वाली है जो कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के नाम से आएगी। और इस योजना में छोटी से छोटी खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जो भी चीजें बहनें बनाएंगी उनको मार्केट मिलेगा, उस पर उनको स्वयं सहायता समूह की जैसे मैं बात कर रही थी तो प्रति सदस्य 40,000 रुपए उनको मिलेंगे। इसके अलावा FSSAI नंबर अगर उनको लेना है तो उसमें भी उनको कुछ शिथिलता होगी और उनके उत्पाद की पब्लिसिटी के लिए भी उनको अलग से, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अलग से उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरह की जब सारे फायदे बहनों को मिलेंगे और जब हमारे युवाओं को मिलेंगे तो उनका उत्पाद अपनी पहचान बनाएगा, उनके एरिया में बनाएगा, अपने देश में बनाएगा और विश्व में महिलाओं के उत्पाद की एक पहचान बनेगी। क्योंकि वैसे भी भारत के उत्पाद जो है वो अपनी शुद्धता के बारे में अपनी विश्व स्तर पर पहचान रखते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के मसाले हैं, हमारे यहाँ के अचार हैं, हमारे यहाँ के जैम, जेली, मुरब्बे, कैंडीज, टॉफीज, कैडबरीज, ये सब उत्पाद हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी लेबलिंग और पैकेजिंग के साथ बाजार में उतरे और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल डॉक्टर ममता, हम आगे भी आपसे जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और एक बार फिर डॉक्टर ममता से बात करेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि अधिनियम 2020 के बारे में और महिला किसान दिवस के शुभ अवसर पर भी हम किस तरह से महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में सशक्त बना सकते हैं, आगे लेकर आ सकते हैं, उनकी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। ये तमाम बातों पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर आरती का। डॉक्टर आरती, हमने महिला हाट के बारे में भी काफी सुना है, क्या है ये महिला हाट और इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से हमारी महिला किसान बहनें जो हैं वो उपयोग में लेकर आ सकती हैं? हाँ, जो प्रधानमंत्री जी के जो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमारा ये महिला हाट प्लेटफॉर्म है, ये ई प्लेटफॉर्म है। इसके तहत जो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके तहत जो भी लोकल आप मटेरियल से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट करने का ये प्लेटफॉर्म है। आप उस पे जाके अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके आप उसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत आसान, जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना का टाइम है तो इधर उधर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप दूर दराज तक आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। आप इसके ऊपर आराम से जहाँ जहाँ भी दूर देश तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सशक्त प्लेटफॉर्म है जिसको कि महिला हाट कहते हैं। तो इसका लाभ बहुत सारी हमारी जो कृषक महिलाएं हैं वो ले रही हैं। तो अपने लोकल जो भी आप प्रोड्यूस बना रहे हैं, चटनी, अचार, पापड़ और जिस तरह का भी कुछ और छोटा मोटा काम आप कर रहे हैं, वैल्यूडेशन कर रहे हैं, तो वो आप उसको आप इस महिला हाट पे कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे, जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र पे उनको इसका मतलब ये मुहैया कराया गया है ताकि आप यहाँ जाकर ये मार्केटिंग करने की ट्रेनिंग ले सकें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उनके महिलाओं के हाथ में ज़्यादा आमदनी तभी आएगी जब वो अपने उसको जो उत्पाद को मार्केट कर सकेंगे। तो इसके लिए ही ये प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसका कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी कामयाब योजना अभी साबित हो रही है। बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर ममता का। डॉक्टर ममता, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि समय की कमी है अब हमारे पास। मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी महिला किसान बहनें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत सही कहा है आपने। मधुमक्खी पालन में बहुत सारे लोग हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के माध्यम से भी उद्यमी बने हैं और लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर तक भी कमा रहे हैं, और जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं और बड़े आसानी से कर लेते हैं। आसपास के खेतों पर जहां पर भी फ्लावरिंग हो रही होती है वहां वो अपने मधुमक्खी के बक्से रख देते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो उनका आसपास का एरिया होता है वहां पर अगर कोई भी किसी भी तरह की उपज नहीं है और मधुमक्खियों को फीड नहीं मिल रहा है, उस केस में वो शक्कर का घोल बनाकर भी पिलाते हैं। और कई बार अपने बक्सों को ट्रक्स में रखकर दूसरे स्टेट में, जैसे राजस्थान के किसान हैं तो यूपी में ले जाते हैं जहां पर उस वक्त प्रोड्यूस हो रहा होता है और जहां पर फ्लावर्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कुछ नहीं, वहां सूरजमुखी के फ्लावर हैं उस वक्त, तो वो वहां से मधुमक्खियां शहद ले लेती हैं। तो और सरकार की भी बहुत सारी योजना है जिसमें मधुमक्खी पालन पर बक्सों की खरीद पर सब्सिडी मिलती है, रानी मक्खी की खरीद पर मिलती है। तो महिला और पुरुष, युवा सब मिलकर इस व्यवसाय को अपना सकते हैं और ये मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत ज्यादा आय मिलती है। साथ ही जो इसका वैक्स है जी बिल्कुल, उससे भी जो है वो आय जो है वो अर्जित की जा सकती है। तो डॉक्टर ममता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही डॉक्टर सिंह और डॉक्टर आरती, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है दोनों ही विषयों के संबंध में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने बात की कृषि अधिनियम 2020 के बारे में। जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की और महिला किसान दिवस के इस शुभ अवसर पर किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। अब आइए बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में, और साथ ही बात होगी भेड़ व बकरी पालन से आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से ही आप अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, यहां भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर हर वक्त आपके लिए उपलब्ध रहता है। नंबर नोट कीजिए 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी प्रश्न आप अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।